हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूसिप्स ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिये ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम लवाइजिये एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिये एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि जल का अपघटन करें तो सदैव 1 हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरण से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं।
प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं, तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाए गए परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल। तो अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान। ठीक है, तो होगा 5.3 प्लस 6.0 बराबर कितना होगा? 6 5 11 ना, तो 11.3 ग्राम। तो उत्पादकों का द्रव्यमान बराबर सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो होगा 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 ग्राम। तो 1 मिनट मैं ठीक से फिर से करती हूँ, साफ नहीं था, क्लियर नहीं दिख रहा था।
प्लस 6.0 बराबर 11.3 ग्राम। ठीक है, ये पहला हो गया। तो उत्पादकों का द्रव्यमान बराबर सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो होगा 8.0 प्लस 2.2 प्लस 0.9, तो ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट हो जाता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, अतः परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के ये अनुरूप है। ठीक है, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, उत्पादों का द्रव्यमान, जगह नहीं खत्म हो गया। चलिए इसको देखते हैं कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो हाइड्रोजन संबंधी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन संबंधी ऑक्सीजन बराबर कितना होगा, 1:8। ठीक है, चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करती है। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करती है। ठीक है, से संयोग करती है। ठीक है, संयोग करती है, तब इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन इसीलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, ग्राम बराबर 24 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगी। ठीक है, 24 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है, जो इस प्रकार है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा विग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो डाल्टन के, इसका उत्तर यह होगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिग्रहित, ठीक है, अभिग्रहित 5 नहीं 6 निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ठीक
ठीक है, जो इस प्रकार है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये वाला परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचना इकाई क्या है? किसी बाबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 नैनोमीटर। यहाँ पे देखिए दिया गया है त्रिज्या मीटर में। उदाहरण 10⁻⁻10 हाइड्रोजन परमाणु, जल अणु 10⁻9 जल अणु, 10⁻8 हीमोग्लोबिन अणु, 10⁻4 रेत कण, 10⁻3 चींटी, 10⁻1 - 6। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव रहता है। हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिन, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई है जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। ठीक है, कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण के लिए स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। विभिन्न तत्वों जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट। ठीक है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। क्लोरीन, Cl, जिंक, Zn। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए लौह का प्रतीक आयरन है या फी जो उसके लैटिन नाम से फेरम से उत्पन्न किया गया। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक है Na तथा पोटेशियम का प्रतीक है K। क्रमशः नाइट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न हुआ। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है।
यहाँ पे देखिए चार्ट में दिया गया है कुछ तत्वों के प्रतीक, एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरिलियम, बोरान, ब्रोमीन, कैल्शियम, ठीक है, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कापर, फ्लोरीन, स्वर्ण, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, सीसा, मैग्नीशियम, नियान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, चांदी, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम, जिंक। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया जा गया 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को इतने से 1.33 से निर्दिष्ट करेंगे और प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके बीच बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष जैसा है कि चित्र में दिखाया गया है। अब वह फलों की सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तत्व और परमाणु द्रव्यमान है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन के 14, ऑक्सीजन के 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर यह होगा कि परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है। ठीक है,
दूसरा है कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। तो इसका उत्तर यह होगा कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका साइज अत्यंत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁹ मीटर। तो अतः इसे खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। ठीक है, अणु क्या है। साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु ऐसे 2 या 2 अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि समानतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रत्येक होने वाली परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। कुछ तत्वों की परमाणुकता है। अधातु नाम आर्गन परमाणुकता 1 परमाणु। ठीक है, हीलियम 1 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, नाइट्रोजन 2 परमाणु, क्लोरीन 2 परमाणु, फास्फोरस 4 परमाणु, सल्फर बहुपरमाणु। धातु सोडियम है 1 परमाणु, आयरन 1 परमाणु, एल्युमिनियम 1 परमाणु, कॉपर 1 परमाणु। यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे यहाँ पे देख लीजिए। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, ये यौगिक हैं, ये संयुक्त तत्व हैं, ये द्रव्यमान का अनुपात है। ठीक है, आयन क्या होता है। आयन क्या होता है। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसे धनात्मक सोडियम आयन कहते हैं, Na पर प्लस। ठीक है, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है सारणी में कैल्शियम
ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक हैं। संघटक तत्व कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन। द्रव्य अनुपात यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। रासायनिक सूत्र लिखना, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। जो संयोजकता है, आयन का नाम है संकेत, अधात्विक संकेत, बहुपरमाणुक आयन। सोडियम Na, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कापर Cu और ठीक है, हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, आयोडाइड I, ऑक्साइड O2, सल्फाइड H+2, अमोनिया NH+4, हाइड्रोक्साइड OH पे -1 है, नाइट्रेट NO-3 है, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये देख लीजिए HCO3- कार्बोनेट ये भी माइनस है, सल्फाइड सल्फेट सब माइनस है। यहाँ पे देख लीजिए एल्यूमिनियम प्लस है, आयरन प्लस है, नाइट ये देखिए। तो मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाओं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पदांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। तो आयन की संयोजकता अथवा आवेशी संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जैसे CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड Fe(S), कापर ऑक्साइड CuO इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कापर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। MgOH का ट्वाइस है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। सरल यौगिकों के सूत्र। 2 भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सरणी में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणु की संयोजकताएं को क्रॉस करके और सूत्र लिखते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है तत्व संयोजकता, ये तत्व है, ये संयोजकता है 1, तो H अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl होगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र हैं H2S। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी बनाया गया है, यहाँ पे ठीक है, ये संयोजकता है, ये प्रतीक है H संयोजकता 1 है, ठीक है, और
यस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ऐसे बनता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र है CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र है CCl4। तो कार्बन का हो जाएगा C, क्लोराइड का Cl, तो कार्बन का 4 और क्लोराइड का 1, तो CCl4, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा आराम से। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2 लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl लिखते हैं, तत्पश्चात इनके आयसों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, ठीक है। तो मैग्नीशियम का हो जाएगा यहाँ पे 2 और क्लोराइड का हो जाएगा 1, तो MgCl2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम Mg+2 के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आयसों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आयसों को नहीं दर्शाया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3। यहाँ पे देख लीजिए, एल्युमिनियम का हो जाएगा 3 और ऑक्साइड का, ठीक है, यहाँ पे 2 पे माइनस दिया है, Al2, अब वो 3 बन गया ना, Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca2 ऑक्साइड का -2 Ca2 ट्वाइस प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को Ca के रूप में सरल रूप से लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दिया है सब। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का ट्वाइस है, न कि CaOH का ट्वाइस, ठीक है। ये सही है। तो जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। तो सोडियम ऑक्साइड निम्न में सूत्र लिखिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है। सोडियम ऑक्साइड का दिया है, तो इसका तत्व प्रतीक होगा Na, ठीक है। और इसका 1 है, यहाँ पे इसका चार्ज +1 है, ठीक है। और सोडियम ऑक्साइड और यहाँ पे वो, ठीक है, और इसका -2 होता है। तो इसे देख लीजिए ऐसे, ठीक है, तिरछा गुणा कर देंगे, तब देख लीजिए इसका सूत्र क्या बन के आता है, Na2 और फिर O का कितना है 1 ना, तो O का 1, Na2 यहाँ पे 1। तो ऐसे करके हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, Na2O, क्या बनेगा, Na2O हो गया ना, देख लीजिए। अब इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो एल्युमिनियम का प्रतीक हो जाएगा Al, ठीक है। और क्लोराइड का हो जाएगा कितना, Cl, ठीक है। और इसका आवेश हो जाएगा कितना, 3+, और क्लोराइड का कितना होगा, -1,
अब इसको हम लोग तिरछी तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे, मतलब तिरछी तिरछा लिख देंगे। तब इसका सूत्र हो जाएगा AL1 AL1, ठीक है। और ये C तिरछा तिरछी होता है ना, तो Cl3 तो ये क्या बन के निकलेगा AlCl3। कितना आसान है ना, AlCl3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं सोडियम सल्फाइड का क्या होगा। तो सोडियम सल्फाइड का इसका प्रतीक है सोडियम सल्फाइड, सोडियम का हो जाएगा Na, ठीक है, Na हो जाएगा। अब फिर सल्फाइड का S, ठीक। अब इसका आवेशित धन आवेशित है ना सोडियम, तो इसका 1, इस पे कितना है धन 1, ठीक है। और सल्फाइड का कितना होगा 2, इस पे माइनस, ये माइनस है। तो फिर इसमें ऐसे तिरछी तिरछा गुणा कर देंगे, मतलब ऐसे लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा Na, ये Na2 देख रहे हैं ना, Na2, फिर यस कितना है 1, Na2S1। तो ये क्या बन के निकलेगा Na2 और फिर S, ठीक है, ऐसे सब बनेगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसका प्रतीक हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg और हाइड्रोक्साइड का OH, ओके। तो इसका होता है +2, ठीक है, सॉरी 2 पे +1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस। अब ऐसे फिर से ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे Mg1, ये 1 है ना 1, ओके। फिर OH का ट्वाइस इक्वल क्या होगा, MgOH का ट्वाइस, ठीक है, ये भी बन गया। अब देखिए निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो Al2SO4 का थ्राइस, यहाँ पे देखिए Al2SO4 का थ्राइस, तो इसको हम क्या कहेंगे एल्युमिनियम सल्फेट बोलेंगे। ये देखिए CaCl2, इसको क्या कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे। फिर इसको क्या कहेंगे K2SO4 को क्या बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे KNO3 को क्या बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। और इसको क्या बोलेंगे CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। हो गया ना, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ तो। अब चलिए इसको हम लोग, हो गया ना ये वाला, अब इसको यहाँ पे जल्दी जल्दी, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, माय गॉड अभी तो। हाँ चलिए, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, तो रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं, तो निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं, तो H2S अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 सल्फर का परमाणु विद्यमान है, अतः इसमें परमाणुओं की कुल संख्या 3 है। इसमें क्या है POH3-, तो आयन में फास्फोरस का 1 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, अतः इसमें परमाणु की कुल संख्या 5 है। तो अभी देखते हैं आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। तो अनुभाग 3.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जल H2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए,
अब हम लोग चलिए देखते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। तो ये उसी प्रकार से ये सारे बनेंगे, ठीक है। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान की परिकलन कीजिए। तो आप लोग ठीक है परिकलन कर सकते हैं आराम से, जैसे बताती हूँ। यहाँ देखिए H2 का आणविक द्रव्यमान होता है, H2 का आणविक द्रव्यमान होता है इतना होता है 2, फिर 1 इतना होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का 2, 16, 32, ठीक है। ऐसे बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो ZnO Na2 K2CO3 दिया गया है यहाँ पे। तो इसका परिकलन करना है। तो चलिए करते हैं। ये Zn का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन बराबर N गुणे 65 प्लस 1 गुणे 16 बराबर कितना होगा 16 बराबर 81। अब किसका Na2O का देखते हैं। Na2O का कितना होता है, इसका द्रव्यमान 2, तो 2 सोडियम की परमाणु द्रव्यमान है प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान है। तो क्या होगा 2 गुणे 23 प्लस 1, ठीक है, गुणे 16। अब होगा 46 प्लस 16 U बराबर 62, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब भी बनेगा। K2CO3 का, तो इसका भी इसी प्रकार से बनेगा। K2CO3 का सूत्र का इकाई द्रव्यमान होता है 2 K का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 द्रव्यमान कर K2CO3, इसका भी देखते हैं। का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 परमाणु द्रव्यमान प्लस 3O का परमाणु द्रव्यमान, तो होगा 2 गुणे
39 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 3 गुणे 16 तो बराबर क्या होगा? 12 प्लस 48 यू कुल मिला के कितना होगा? 129। अब यहाँ पे मोल संख्या, यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को किसी भी क्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। ठीक है, चलिए ये सब देख लीजिएगा। अब हम लोग हमने क्या सीखा ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखते हैं अभ्यास प्रश्न दिया है, इसको हल करते हैं हम लोग। वीडियो तो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है, चलिए 1 घंटे का हो जाएगा, कोई बात नहीं। यदि तो यहाँ पे देखिए 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.0996 बोरान इतना है ऑक्सीजन। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप के परिकलन कीजिए। तो यौगिक के नमूने का कुल भार कितना है, चलिए देखते हैं। तो यौगिक के नमूने का कुल भार कितना है, इतना है 0.24। ठीक है, और बोरान कितना है, बोरान कितना है 0.096। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 0.144। ठीक है, अब बोरान का भारात्मक प्रतिशत लिखते जाइएगा, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं डिलीट कर दूंगी। तो अतः बोरान का प्रतिशत क्या होगा, बोरान का भार बटे यौगिक का कुल भार। तो बोरान का भार बटे यौगिक का कुल भार, यौगिक का कुल भार। ठीक है, गुणे कितना होगा 100। तो कितना है, इतना 0.096 बटे 0.24। ठीक है, गुणे 100 बराबर 40% हो जाएगा। ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत। ठीक है, ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत होता है 0.144/0.24 गुणे 100। तो इसका हो जाएगा 60%। इसी प्रकार से ये है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। उसका आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के रूप में किस नियम पर आधारित है। तो 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर भी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, अर्थात 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात 3:8 में ही संयोग करते हैं। अतः 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से संयोग करेगी। अतः क्या होगा, 50 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 42 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन बच जाएगी, जो प्रतिक्रिया नहीं करेगी। यह उत्तर स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। ठीक
ठीक है, उदाहरण दीजिए। इसमें दिया है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। उदाहरण के लिए सल्फेट, ठीक है, तो उदाहरण के लिए सल्फेट, ठीक है, बहुपरमाणुक आयन सल्फर यस और ऑक्सीजन ओ 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार, ठीक है, NH4 प्लस है, OH पर माइनस, इसी प्रकार CO3 इस पे 2 माइनस। तो निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MgCl2, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा CaCl2, ठीक है। अब कॉपर नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा CuNO3 का ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट का हो जाएगा CuNO3 का ट्वाइस, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3 और कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना, इसमें कैल्शियम तथा ऑक्सीजन विद्यमान है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन विद्यमान है। और बेकिंग पाउडर में इसमें सोडियम और हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन विद्यमान है। पोटेशियम सल्फेट में इसमें पोटेशियम और सल्फर ऑक्सीजन विद्यमान है। तो इन सब का सूत्र हम लिख देते हैं यहीं पे। बुझा हुआ चूना क्या होगा CaO, ठीक है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हो जाएगा HBr, इसका हो जाएगा बेकिंग पाउडर का NaHCO3, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट का हो जाएगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा K2SO4। अब इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो एथाइन का C2H2 मोलर द्रव्यमान इसका हो जाएगा, 2 गुणे 12 प्लस 1 गुणे 2 इक्वल 24 प्लस 2 बराबर 26 ग्राम। मोलर द्रव्यमान का परिकलन आणविक द्रव्यमान की तरह ही किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इकाई U को बदलकर G कर देते हैं, ठीक है। सल्फर अणु इसी प्रकार S8 मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 8 गुणे 32, ठीक है, 8 गुणे 32, इसका गुणा करके भी यूज कर लीजिए। और इसका क्या होगा फास्फोरस और P4 होगा। तो मोलर द्रव्यमान उसका होगा 4 गुणे, ठीक है, 4 गुणे 31, इसका गुणा करके 124 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक क्या होगा HCl, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका HCl, इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1 प्लस 35.5 इक्वल 36.5 ग्राम। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा इसका 1 प्लस 14 प्लस 3 गुणे 16 ग्राम बराबर
1 प्लस 14 प्लस 48 ग्राम। ठीक है, हो गया। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये सब आप लोग लगा लीजिएगा, मैं एक बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। बहुत बड़ा वीडियो हो गया। हमें ज्ञात है कि 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान बराबर होगा इसका द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, मतलब मोलों की संख्या। तो m बराबर mn, ठीक है। तो n बराबर, यहाँ पे n बराबर n बराबर 1, m बराबर 14। तो m बराबर कितना होगा? mn बराबर 14। ठीक है, तो चूँकि नाइट्रोजन n परमाणु द्रव्यमान बराबर 14 U है, इसी प्रकार सब लगेगा। ये क्या है? मोल में परिवर्तित कीजिए। तो मोल में परिवर्तित करना है तो ऑक्सीजन 1 मोल का द्रव्यमान, ऑक्सीजन 1 मोल का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बराबर m 2 गुणे 6 बराबर 32 ग्राम दिया गया है। m बराबर 12 ग्राम, ठीक है, क्या दिया गया ना? m बराबर 12 ग्राम। तो मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे मोलल द्रव्यमान दिया गया, तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो क्या होगा? n बराबर m बटे n, m बराबर m बटे m, तो कितना होगा? 12 बटे 32, तो हो जाएगा इसका 0.375 मोल है। इसी प्रकार से ये भी लगेगा, ठीक है, इसी प्रकार से ये भी लगेगा। इसको देख लेते हैं। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन ओ परमाणु का द्रव्यमान 16 U हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को पता है 16 U हो जाएगा, ये लगा रही हूँ। फिर ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16 U। फिर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 0.5। फिर कितना हो जाएगा? m गुणे n बराबर 16 गुणे 0.2। उसके बाद क्या होगा?
तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 3.2 ग्राम। ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से ये भी 0.5 मोल जल का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी लगेगा। तो जल के अणु H2 का अणु द्रव्यमान बराबर 1 गुणे 2 + 16। दूसरा वाला ये वाला है 1 गुणे 2 + 16 बराबर 18 U। तो जल के 1 मोल का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान M बराबर 18 U के जगह G हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, N बराबर 0.5, फिर M बराबर M गुणे N बराबर कितना हो जाएगा 18 गुणे 0.5 9 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान है। जल अणु का द्रव्यमान बराबर 9 ग्राम। सोलह ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या परिकलन कीजिए। तो इसमें S8 का आणविक द्रव्यमान 8 हो जाएगा। 8 सल्फर का परमाणु द्रव्यमान बराबर 8 गुणे 32 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो S8 को मोलर द्रव्यमान अर्थात 1 मोल का द्रव्यमान दिया गया है M बराबर 16 ग्राम। M 256। तो मोलर संख्या से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, M ये वाला है M/N। तो N बराबर 16/256 ग्राम हो जाएगा। फिर 1/6 कट करेंगे तो इसका 1/6 हो जाएगा। फिर N बराबर N/NO। ठीक है। तो हो जाएगा 1/16 बराबर N/0.22 गुणे 10/23। तो N बराबर इतना हो जाएगा गुणे 10/23। तो इसको कट करके हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.7 10/22। चलिए, ये आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में पूछिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। ठीक है। ओके फ्रेंड, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछिएगा और फिर मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।